All right, students, let us continue our discussion. आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर एग्जाम. मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं विच विल हेल्प यू टू लर्न एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट. You can use these handwritten notes one day before the exam and you can easily convert this into sentence form. ठीक है, तो चलो पहले नोट्स में से पढ़ेंगे and then we will read it from the textbook and highlight the keywords. सबसे पहले पढ़ लेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर डिस्कस्ड इन सेक्शन 5. क्या आपको ये सेक्शन नंबर याद रखना है? हाँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर का भी सेक्शन नंबर आपको याद करके जाना है. यू हैव टू लर्न द सेक्शन नंबर. तो पार्टनर इज डिस्कस्ड नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसकी डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 क्लॉज क्यू में. एक्सप्लेन किया है पार्टनर को सेक्शन 5 में. हु इज केपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर. डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज क्यू. अच्छा, पार्टनर कौन होता है? पार्टनर इज समवन हु स्टार्ट्स द एलएलपी. यस, तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करके लाता है, दैट पर्सन इज नोन एज अ पार्टनर. डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज क्यू. पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसको ब्रेक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं. पार्टनर मीन्स एनी पर्सन who becomes a partner in LLP in accordance with the LLP agreement. तो अगर आपका नाम LLP agreement में है as a partner, then you are a partner, or you can become a partner as per the LLP agreement. So a person who becomes a partner in accordance with the LLP agreement is known as partner of LLP. कितने partners चाहिए बताओ to form an LLP? 2. Minimum 2 partners. और maximum की क्या limit है? There's no limit to the maximum number of partners in LLP. Who can become a partner? आपको लग रहा होगा मैम इतना सिंपल है, इसको क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, और वो भी इतने डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. सिंपल इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये सब हमने प्रॉपर नोट फॉर्मेट में लिखा है. यू कैन पॉज द वीडियो लेटर एंड कॉपी इट इन योर नोटबुक. शॉर्टकट मत यूज करना, फोटो वगैरह लेके वो मोबाइल में ही रह जाएगी. इसको वीडियो पॉज करो और ये सब एक बार लिखो. बस एक बार लिखना है आपको एंड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. मैंने आपको शुरू से ही बताया है एलएलपी में मेरा क्या एम है कि मैं आपको क्लास में ही सारे प्रोविजंस लर्न करवा दूं. तो लर्न करने के हिसाब से हमने ये नोट्स बनाए हैं. तो मेरे साथ क्लास में लिखो, एक बार लिखोगे, ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, एग्जाम तक याद रहेगा आपको. हु कैन बिकम अ पार्टनर. जब पार्टनर तो हमने पढ़ लिया, एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट. तो हु कैन बिकम अ पार्टनर, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. एनी इंडिविजुअल, द वर्ड यूज्ड इज एनी. तो यहाँ पर ऐसे कोई हमने क्राइटेरिया नहीं रखा है, कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है. However, the individual will not be capable of becoming a partner if, ठीक है, तो देख लेते हैं who are not capable of being a partner. लेकिन उसके पहले any individual, इंडिविजुअल का मतलब होता है लिविंग नेचुरल पर्सन. एनी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन होता है? लिविंग नेचुरल पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी. तो होगा मेल, फीमेल, एनी इंडिविजुअल. वर्ड एनी यूज किया है, कोई भी पार्टनर बन सकता है इफ यू आर अ लिविंग एंड नेचुरल पर्सन. अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन ऑल्सो बिकम अ पार्टनर. ये वर्ड कितनी बार यूज किया है ना एलएलपी एक्ट में. मतलब अभी जब हम प्रोविजंस पढ़ते आ रहे, लास्ट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े, अभी भी पढ़े, ये वर्ड कितनी बार यूज किया है एक्ट में. इसीलिए तो इसको सबसे पहले डिफाइन किया था. तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था बॉडी कॉर्पोरेट. सो बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट. इट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बॉडी कॉर्पोरेट, आर्टिफिशियल पर्सन कैन ऑल्सो बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी. है तो ये पर्सन ना इन द आइज ऑफ लॉ केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. तो एन इंडिविजुअल, नेचुरल, लिविंग पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, आर्टिफिशियल पर्सन, दे कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी. अच्छा, मेरा एक डाउट है, सिंपल सा डाउट है. कैन फॉरेन एलएलपी बिकम अ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी? यस, वो भी हो सकता है. फॉरेन एलएलपी कैन ऑल्सो बिकम अ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी. है तो बॉडी कॉर्पोरेट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. Following individuals shall not be capable of becoming a partner if he is found. मैंने keywords highlight किए हैं आपके लिए. If he is found to be of unsound mind. If he is found मतलब कि उसको हमने declare कर दिया ये unsound है. Unsound मतलब he is not capable of contracting. He is found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction.
तो हर कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन होती है, ये एरिया का ये पर्टिकुलर कोर्ट है, वहां पर इस पर्सन को हमने अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये अनसाउंड है, दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ही कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. अ पर्सन हु इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, हमने इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अब तक इसकी लाइबिलिटी से ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है. मैम व्हाट डज इट मीन? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है? मतलब अब तक इसकी पूरी लाइबिलिटीज हमने पे नहीं किया, वो प्रोसेस जारी है. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये पर्सन के एसेट्स हैं ऑफ रुपीज 5 लाख, और इसकी जो लाइबिलिटीज है, मतलब अब तक हमने कुछ कुछ डेट सेटिस्फाई किए हैं, बट देर आर लाइबिलिटीज विच आर नॉट येट satisfied, okay, to the extent of 3 लाख रुपीस. तो हाँ बस अभी जारी है. एक, यार मैंने उल्टा बोल दिया, सेट्स 3 लाख. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये पर्सन के एसेट्स हैं ऑफ रुपीज 3 lakhs, ठीक है, एंड इसकी जो लाइबिलिटीज हैं विच आर नॉट येट पेड. तो प्रोसेस जारी है, करेंगे. वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फाइंग हिज डेट. डेट्स विद विच आर नॉट येट पेड, या आप सेटिस्फाइड वर्ड भी लिख सकते हो. दैट इज रुपीज 5 lakhs. तो कर रहे हैं, अभी देखते हैं मतलब कैसे हम पे ऑफ करेंगे. सो देर आर डेट्स विच आर येट टू बी सेटिस्फाइड. हमारे पास लाइबिलिटीज विच आर नॉट येट सेटिस्फाइड है 5 लाख के, और अभी हमारे पास है सिर्फ 3 lakhs. देख रहे हैं अभी किसको कितनी पेमेंट करें, अब तक वो प्रोसेस जारी है. मैम इंसॉल्वेंट हो गया है ना, तो इसका मतलब है कि हम इसकी पूरी लाइबिलिटीज तो पे नहीं कर पाएंगे. ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे. तो जितना पे ऑफ कर दिया उतना ठीक है, और जो नहीं पे ऑफ कर पाएंगे देन दैट विल बी बैड डेट्स फॉर द अदर पर्सन. अब अल्टीमेटली इसके जब डेट सेटिस्फाई हो जाएंगे, जितने भी एसेट्स हम बेच बाच के डेट्स पे कर देंगे, देन अल्टीमेटली ही विल बी डिक्लेयर्ड एज बैंकरप्ट. ओके. तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अब उसकी प्रोसेस जारी है, लाइबिलिटीज हम पे ऑफ कर रहे हैं, देख रहे हैं कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हम कितने हद तक पे ऑफ कर सकते हैं. अच्छा, अ पर्सन हैज अप्लाइड टू बी एजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग. तो उसने अप्लाई किया कि मैं तो मेरे डेट्स पे ही नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज मेरे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो. तो उसकी एप्लीकेशन जो है वो फिलहाल पेंडिंग है. बट तब अगर वो डिक्लेयर हो गया एज इंसॉल्वेंट, सो इट मीन्स दैट इफ ही इज डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट, तो फिर तो वो वैसे ही अपना कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा. तो अब इसको क्यों पार्टनर ले रहे हो? तो हम वैसे ही बोल देते हैं दैट इफ ही हैज अप्लाइड टू बी एजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ही कैन नॉट बिकम पार्टनर इन एलएलपी. तो इनके कीवर्ड्स क्या हैं कि ही हैज अप्लाइड to be adjudicated as insolvent, but his application is pending. अब तक उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया, जज नहीं किया है एज एन इंसॉल्वेंट. सो हु कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी? एनी इंडिविजुअल. इंडिविजुअल क्या बताया था मैंने आपको? नेचुरल लिविंग पर्सन. एनी इंडिविजुअल कैन बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी. इवन अ बॉडी कॉर्पोरेट आर्टिफिशियल पर्सन कैन बिकम अ पार्टनर. Who is not capable of being a partner? If he is found to be unsound, if he is an undischarged insolvent, या फिर he has applied for insolvency but his application is pending. ठीक है, तो ये थे हमारे points relating to partner. Please copy them in your notebook and then we will read it from the text. लिख भी लिया? क्या बात है, वेरी गुड. एज पर सेक्शन 2 क्लॉज क्यू, हमने हमारा जो नोट है वो इसी से स्टार्ट किया था. सेक्शन 2 क्लॉज क्यू डिफाइंस पार्टनर. सो इन रिलेशन टू एलएलपी, ये तो हमने डेफिनेशंस में भी कई बार पढ़ा था कि पार्टनर को हम किसके कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनर तो पार्टनरशिप एक्ट में भी आएगा. तो हमने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे दी है, पार्टनर इन रिलेशन टू एलएलपी, उसकी डेफिनेशन हम दे रहे हैं. तो यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया कि किसके कॉन्टेक्स्ट में हम पार्टनर को डिफाइन कर रहे हैं. मीन्स एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी अग्रीमेंट. कौन बन सकता है पार्टनर? एनी इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट. इंडिविजुअल मीन्स
natural living person. Body corporate is artificial person may become a partner in LLP. However, an individual shall not be capable of becoming a partner if he is, let us highlight the keywords. He is found to be unsound. He is an undischarged insolvent. He has applied to be adjudicated as an insolvent. And his application is pending. They cannot become a partner. The following persons can become partner in LLP. तो कौन बन सकता है देखो. Individual which includes resident Indians जो इंडिया में रहते हैं, but it also includes non-resident Indians NRIs and overseas citizen of India OCIs as well as foreign national. एस्ट्रिक है वो बाद में पढ़ेंगे. तो इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है. अच्छा, उस इंडिविजुअल की डेफिनेशन में आ जाएगा रेजिडेंट इंडियन, मतलब जो इंडिया में रहता है. नॉन रेजिडेंट इंडियन जो काम के सिलसिले में, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया गया हुआ है. या फिर एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये एक फॉरेन नेशनल है ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आके रह के बिजनेस कर सकता है या फिर जॉब कर सकता है इनडेफिनेटली. मैंने आपके लिए नोट्स भी बना के रखे हैं, उसी में से डिस्कस कर लेते हैं कि ये नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होता है एंड हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. नॉन रेजिडेंट इज अ पर्सन हु रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया आइदर फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और एनी अदर पर्पस. है वो इंडियन लेकिन फिलहाल बाहर रहता है फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर बिजनेस पर्पस. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं? तो दिस स्टेटस इज गिवन टू अ फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन. क्या है वो इंडियन ओरिजिन का, दैट प्रोवाइड्स द राइट टू स्टे एंड वर्क इन इंडिया इनडेफिनेटली. तो ऐसे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट, दे कैन बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी. आपको ये लिखना है क्या? हाँ तो लिख लो, राइट दिस. Okay, they can become partner in LLP. Limited liability partnerships, okay, ये body corporate है, they can become partner. Companies including foreign companies, ठीक है, ये भी body corporate है. Foreign LLP, yes, हमने discuss किया था, foreign LLP can become partner in Indian LLP. Limited liability partnerships incorporated outside India. अच्छा, तो foreign LLP, they are incorporated outside India but having a place of business in India. Limited liability partnerships incorporated outside India, it is not compulsory that they are having business in India. है तो ये body corporate, they can become a partner in Indian LLP. अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है? फॉरेन LLP एंड LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया दोनों तो सेम ही लगते हैं हमें. फॉरेन LLP एक ऐसी LLP है जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हुई है बट इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. अगर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में होंगे तो फिर वो फॉरेन LLP बन जाएंगे. So this is the limited liability partnership incorporated outside India, not having place of business in India. है तो ये body corporate, it can become a partner in Indian LLP. Foreign companies, yes, foreign companies. तो हमने body corporate की definition में पढ़ा था, companies incorporated in India, outside India, LLP incorporated in India, outside India, ये body corporates है and yes, they are also eligible to become a partner in LLP. Cooperative society एंड कॉर्पोरेशन सोल, दे कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन एलएलपी क्योंकि ये तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में भी नहीं आते. तो ये बॉडी कॉर्पोरेट्स नहीं है, दे आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, दैट इज वाई दे कैन नॉट बिकम अ पार्टनर. अच्छा, ये जो एस्ट्रिक जगह जगह पे मार्क किया हुआ है वो क्या है? In case of introduction of capital or acquisition of an existing stake in LLP by persons resident outside India, other than NRIs and OCIs investing on non-repatriation basis, ठीक है, ये बाद में पढ़ेंगे. Foreign direct investment compliances shall have to be undertaken by LLP in which such investment is
नहीं तो ये जो FDI गाइडलाइंस है ये इनको फॉलो करनी पड़ेंगी इफ दे आर एक्सेप्टिंग कैपिटल, या फिर these persons resident outside India they are acquiring some stake in Indian LLP। वापस पढ़ लेते हैं। इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, अगर वो पैसा लेकर आ रहे हैं, या फिर दे आर अक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग स्टेक इन LLP, वो किसी का एग्जिस्टिंग स्टेक जो है, जैसे किसी एक पार्टनर है उसका शेयर वो अगर खरीद लेते हैं, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मतलब वो पैसा डालते हैं, या फिर दे आर अक्वायरिंग एन एग्जिस्टिंग स्टेक इन LLP। कौन ये कर रहा है? persons resident outside India. So people who stay outside India, they are either contributing capital or they are buying the existing share in the Indian LLP, except NRIs या OCIs investing on non repatriation basis। ये अभी हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसके लिए भी मैंने आपके लिए नोट बनाकर रखा हुआ है so that it saves a lot of time। What is first, पहले तो ये पढ़ लेंगे कि रिपैट्रिएशन बेसिस क्या होता है और इसका ऑपोजिट होता है नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। रिपैट्रिएशन का मीनिंग क्या होता है कि हम यहाँ पर फॉरेन से इंडिया में पैसा लेकर आते हैं और यहाँ से हम वापस उसको फॉरेन लेकर जाएंगे, दैट इज रिपैट्रिएशन बेसिस। नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस मतलब कि जो अकाउंट है इंडिया में उससे बाहर पैसा नहीं जाने वाला है, सो दैट मनी इज गोइंग टू रिमेन इन इंडिया, दैट इज नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस। इट इज द ऑपोजिट ऑफ रिपैट्रिएशन। NRIs, that is non-resident Indians, okay, they invest their foreign earnings in India if on repatriation basis। तो इसका क्या मीनिंग होता है? तो एक NRI है, बैठा फॉरेन कंट्री में है, दे आर इन्वेस्टिंग देयर फॉरेन अर्निंग्स, वहां पर बैठा है, वहां पे काम कर रहा है, उधर ही कमा रहा है, लेकिन वो पैसा वो इंडिया में लेकर आता है। तो ही इज इन्वेस्टिंग इज फॉरेन अर्निंग्स in India on repatriation basis। Now, what is the meaning of repatriation? It means the funds can be transferred back to the NRI's country of residence by converting from Indian rupee to foreign currency at any time। तो उसने क्या किया, वहां का फॉरेन का पैसा वो इंडिया में लेकर आया और यहां पर उसने यूज किया, इन्वेस्ट किया, और यहीं से वो पैसा वापस फॉरेन लेकर जाएगा। ही इज कन्वर्टिंग दैट मनी इन फ्रॉम इंडियन रुपीज इनटू फॉरेन करेंसी, दैट इज रिपैट्रिएशन, वापस लेकर जाना। The opposite of repatriation is non-repatriation। It means money or funds cannot be transferred from this account to outside India। तो वो पैसा इंडिया में ही रह जाने वाला है। इससे ही रिलेटेड एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट बनाया है आपके लिए। इन्वेस्टमेंट ऑन नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस इज ट्रीटेड investment on non-repatriation basis is treated at par with domestic investment, क्योंकि वो पैसा इंडिया में ही रहने वाला है। इट इज नॉट कंसिडर्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ेंगे। अदर देन मतलब जो पैसा नॉन रिपैट्रिएशन बेसिस पे आया है, मतलब वो इंडिया से बाहर नहीं जाने वाला, तो उसको FDI कंप्लायंसेस नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो पैसा बाहर जाने ही नहीं वाला है। But money other than that, yes, they will have to follow those guidelines also, those compliances also। क्या ये इतना important है? क्या ये सब हमको याद करके जाना पड़ेगा? It's given in the study material। तो पता तो होना चाहिए, वेदर एग्जाम में आएगा कि वो नहीं पता, लेकिन हमारा काम है कि हम यहाँ पर सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ लें। सो यस, वी नीड टू नो अबाउट दिस। ओके, तो अगर आप पैसा लाते हो आइदर एज कैपिटल या फिर आप इधर का कोई एग्जिस्टिंग स्टेक परचेज कर लेते हो, लेकिन वो अगर रिपैट्रिएशन बेसिस पे है, तो दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कंप्लायंसेस है वो भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। मिनिमम कितने हैं हमको पता है ये पहले से, मिनिमम 2 पार्टनर्स। यू कैन राइट डाउन ओवर देयर। This minimum number must be maintained throughout the lifetime of the LLP। कभी भी ये मिनिमम नंबर से कम आपके पार्टनर्स नहीं जा सकते। So you can write it over here that this number must be maintained throughout the lifetime
ऑफ LLP, ठीक है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हो गया। हमारे LLP में 5 पार्टनर्स थे। They were going by car. They met with an accident. Only one partner survived. देखो, हम जानते हैं कि आपके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। 6 मंथ्स का टाइम हम आपको दे रहे हैं। 6 मंथ्स में एक और पार्टनर ले आइए, नंबर को रीइंस्टेट कर दो। अदरवाइज आफ्टर 6 मंथ्स ये जो सर्वाइविंग पार्टनर है, जो अकेले बिजनेस करते जा रहा है LLP में, he will start being personally liable for all the debts incurred after 6 months. आप समझ रहे? वेरी सिमिलर टू कंपनीज एक्ट का सेक्शन 3 कैपिटल A जो हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम टू मेंबर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7। दिस नंबर शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कभी भी अगर नंबर इससे कम हो जाता है तो 6 मंथ्स का टाइम हम आपको देते हैं। 6 मंथ्स के बाद जिसको भी पता है कि ये रिड्यूस्ड नंबर से हम काम कर रहे हैं, दे विल ऑल बी सेवरली सूड अपॉन, ऐसे हमने पढ़ा था वहां पर। इधर थोड़े से वर्डिंग्स अलग है, लॉजिक वही है कि 6 महीने तक हम तुमको अकेले को बिजनेस करने देंगे, लेकिन 6 मंथ्स के बाद यू विल नाउ बी पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज एंड डेट्स इनकर्ड आफ्टर दोज 6 मंथ्स। ये आपको लर्न करके जाना है। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, देर इज नो अपर लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन LLP। कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं। आपको याद है मैंने ये शुरू में ही आपको बताया था कि सपोज मेरे LLP में 300 पार्टनर्स है। यार 300 पार्टनर्स, ROC आया और बोलते ये कंप्लायंस नहीं की है, ये फाइलिंग नहीं की है, हमने बोला इसको बोलो उसको बोलो इसको, ऐसे 300 पार्टनर्स के पास गया और उसको पता ही नहीं चला किस हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं? इसीलिए लॉ बोलता है कंप्लायंसेस के लिए, रिटर्न फाइलिंग के लिए, स्टेटमेंट्स फाइल करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ऐसे पर्सन्स को डेजिग्नेट कर दो कि भाई तेरा काम है ये सब करना। दोज पार्टनर्स आर नोन एज डेजिग्नेटेड partners। Section 7 सेक्शन नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो कैन आई से Section 5, 6 और 7 जो अभी हमने पढ़े, Section 5 पार्टनर से रिलेटेड है, Section 6 मिनिमम एंड मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करता है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स डिस्कस अंडर Section 7। ऑल दीज 3 सेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, लाइन से हैं, इनको याद करना भी ईजी है। अच्छा, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर का आखिर में काम क्या है? मैंने आपको बोला था ये चैप्टर में आपका फेवरेट बना के रहूंगी। इतने सिंपल हमने नोट्स बनाए हैं आपके लिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए भी मेरे पास आपके लिए ब्यूटिफुली रिटन हैंड रिटन नोट है। इसको पढ़ लो और इसी को एग्जाम में लिख देना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, देखना। चलो, डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड मतलब इसको कोई काम सौंपा गया है, डेजिग्नेट किया गया है, इसको वो पोजीशन दी गई है, भाई ये काम तू करेगा, तू इंचार्ज है। सो डेजिग्नेटेड पार्टनर ऐसा पार्टनर जिसको हमने कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी हुई है, उसको डेजिग्नेट किया भाई ये तेरा काम है, सुनो सब लोग आ रहे से ये काम ये पर्सन करेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा, उसका काम क्या है वो तो बताओ। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लायंसेस, जो भी जितनी भी ऑब्लिगेशन है, रिटर्न फाइल करना, स्टेटमेंट्स फाइल करना, RO से साथ कम्युनिकेशन करना, तो जितनी भी LLP की कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है, देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया आपको यहाँ पर। फाइलिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट विद द अथॉरिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ऐसे कौन से स्टेटमेंट्स है? अच्छा, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है हमें। आपको चाहिए तो आप एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, आगे जाके हम एनुअल रिटर्न के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको एनुअल, ये एक कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, वेरी सिमिलर टू अ कंपनी। ये इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट पार्टनर कौन है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताओ, और ऐसी कौन सी LLP में जिसमें वो पार्टनर है। तो ये एनुअल रिटर्न के का जो फॉर्मेट है ये बाद में देखेंगे, वो फॉर्म देखेंगे। तो एनुअल रिटर्न फाइल करना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी फाइल करना, तो ये सारे जो हमको स्टेटमेंट्स, रिटर्न्स, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, ये काम किसका है? ये डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम है। कोई भी गड़बड़ हो गई ना अगर, तो ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर पेनल्टीज। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है।
Designated partner will be responsible for any violation in the compliance of the requirements. कोई भी अगर प्रॉब्लम आ गई, लेट फाइलिंग की तुमने, या फिर तुमने मिस स्टेटमेंट्स कर दी फाइलिंग में, कोई भी फ्रॉड कर दिया, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को लाइबल करने वाले हैं हम. They shall be liable for the penalties, punishments imposed on LLP for contravention of those provisions. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करता है तो एलएलपी की तो गलती है नहीं, वो तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको तो दिमाग है नहीं ये सब लेट करने का या फाइल नहीं करने का या मिस स्टेटमेंट करने का. कौन लायबल होगा? ये डेजिग्नेटेड पार्टनर को हम रिस्पॉन्सिबल करेंगे फॉर दीज नॉन कंप्लायंसेस. ठीक है, तो कोई भी वायलेशन हो गई देन दीज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स शैल बी लायबल. मुझे पता है आपको जैसे ही कोई नोट आ गया तो वो लिखना होता है, फटाफट वीडियो पॉज करके ये लिख लो. चलो आगे बढ़ते हैं. कौन बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है. देखो, हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी इंडिविजुअल को डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो. इंडिविजुअल मतलब लिविंग नेचुरल पर्सन को पार्टनर बना दो. सो एनी इंडिविजुअल कैन बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर. अच्छा, कितने चाहिए मुझे? मिनिमम 2, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो होने ही चाहिए. एंड आउट ऑफ देम वन, एटलीस्ट वन मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया. मतलब वो इंडिया में रहना चाहिए फॉर 120 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. पहले ये लिख लेते हैं और फिर इसके बाद में मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो कौन बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? राइट डाउन, पहले तो हेडिंग दे दो डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 11, सेक्शन 7. फिर नीचे लिखो डेजिग्नेटेड पार्टनर. कौन हो सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? सबसे पहले तो मुझे इंडिविजुअल चाहिए. इंडिविजुअल का मतलब है लिविंग नेचुरल पर्सन. कंप्लायंस इसका काम है इसका, तो वो तो कोई लिविंग पर्सन ही कर सकता है ना. कैसे फिल करना है, कैसे रिटर्न अपलोड करना, आर्टिफिशियल पर्सन ये सारे काम कैसे करेगा? तो अगर कंप्लायंसेस है, ये फाइल किया कि नहीं, अरे इसमें ये इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए, अच्छा ये लेट हो गए हम, चलो इसको फाइन के साथ अपलोड कर लो, ये सारे डिसीजंस कौन लेगा? एक इंडिविजुअली ले सकता है ना. सो दैट इज वाई एन इंडिविजुअल. अच्छा, कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए? एटलीस्ट 2. अच्छा, इनमें से एटलीस्ट 1 मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया. रेजिडेंट का मीनिंग क्या होता है? रेजिडेंट का मीनिंग होता है ही स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. रेजिडेंसी की जो डेफिनेशन है वो हमने कंपनीज एक्ट में 182 का 120 डेज कर दिया था. तो सिमिलरली यहाँ पर भी उसको 182 डेज बहुत पहले था, फिर उसको 120 कर दिया. तो अ पर्सन हु स्टेज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज अ रेजिडेंट फॉर एलएलपी. इंडिविजुअल होना चाहिए. मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इंडिविजुअल मतलब लिविंग पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए. Only that person can take decisions, he can form judgments, he can judge whether the statements have been properly filed or not. अच्छा, 2 होने चाहिए, एटलीस्ट 2, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया. अभी इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं और आरओसी को कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो कोई तो मिले इंडिया में जिसके साथ हम कम्युनिकेट करें, कोई तो मिले जो रिस्पॉन्सिबल हो, किसके साथ हमारी बात हो सकती है. इसीलिए हम बोलते हैं एटलीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी रेजिडेंट इन इंडिया. एक तो रहे इंडिया में. ओके, सो दैट इज द लॉजिक कि भाई इंडिया में कोई तो मिले जिसको हम बता सकते हैं कि कंप्लायंस ठीक किया नहीं, जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मुझे 2 चाहिए, तो क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, लेट्स से कि मेरा जो एलएलपी है उसमें 2 पार्टनर्स हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई. बस ये 2 ही पार्टनर्स हैं. अब अगर आपके 2 ही पार्टनर्स हैं एलएलपी में, तो वही 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी हो सकते हैं. डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई अलग से अपॉइंट नहीं होगा. जो हमारे पार्टनर्स हैं उन्हीं में से किसी 2 को, एटलीस्ट 2 है. मतलब क्या मेरे 4 हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. क्या मेरे 8 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकते हैं? हाँ. क्या सारे पार्टनर्स डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकते हैं? हो सकते हैं. एटलीस्ट 2 है.
मतलब मिनिमम 2 है, मैक्सिमम का इधर भी डेजिग्नेटेड पार्टनर में भी मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मे बी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। अच्छा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ये दोनों पार्टनर्स है। क्या मैं इनको नॉर्मल पार्टनर बता दूं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हम नॉर्मल पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात कर रहे हैं? तो इनको हम बोल देंगे ये नॉर्मल पार्टनर्स है। अच्छा, दो ही तो पार्टनर्स है मेरे एलएलपी में, दे विल ऑल्सो बिकम डेजिग्नेटेड पार्टनर। दो ही पार्टनर है तो वही दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। अच्छा, तीन नॉर्मल पार्टनर्स है मेरे मेरे एलएलपी में। सो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, ये तीनों नॉर्मल पार्टनर्स हैं। अच्छा, मुझे तो भाई मिनिमम दो ही चाहिए एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, तो मिनिमम की ही बात कर लेते हैं ना। चलो इनकी एक एलएलपी बना देते हैं, एक्स वाई जेड एलएलपी। अच्छा, मुझे दो दो डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए, तो कौन बन सकता है? एक्स और वाई हो सकते हैं, या फिर वाई एंड जेड हो सकते हैं, या फिर एक्स एंड जेड हो सकते हैं। अरे सारे भी हो सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, और लिख देती हूँ यहाँ पर एक्स एंड वाई, या वाई एंड जेड, या एक्स एंड जेड, या एक्स वाई जेड, तीनों भी हो सकते हैं। ऑल थ्री कैन ऑल्सो बी डेजिग्नेटेड पार्ट। अच्छा, हम हमेशा इंडिविजुअल्स की ही बात क्यों करते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट भी तो हो सकता है ना एज नॉर्मल पार्टनर। एक और सिचुएशन ले लेते हैं जहां पर ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड, चलो दोनों को बॉडी कॉर्पोरेट कर देते हैं, और एक है एक्स लिमिटेड। ठीक है, दोनों बॉडी कॉर्पोरेट नॉर्मल पार्टनर्स हैं। अब मुझे डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज करना है। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर तो सिर्फ कोई इंडिविजुअल ही हो सकता है ना। अब इनकी एलएलपी है ए बी एक्स एलएलपी। अब इनमें डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? ये तो बॉडी कॉर्पोरेट्स है दोनों, मुझे तो कोई इंडिविजुअल ही चाहिए। तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है ये एक नॉमिनी अपॉइंट करेंगे। ठीक है, नॉमिनी ऑफ दीज बॉडी कॉर्पोरेट्स विल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो ये नॉमिनी इज वेरी सिमिलर टू एन एजेंट। तो ये जो नॉमिनी है इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम। ये जो नॉमिनी है ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, दे दीज नॉमिनीज विल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक छोटा सा ट्विस्ट लेकर आती हूँ यहाँ पर। ये दोनों नॉर्मल पार्टनर्स हैं, लेकिन बाद में जाके हमने मिस्टर पी को, जो एक इंडिविजुअल है, उसको एडमिट कर लिया हमारे एलएलपी में। तो लॉ बोलता है इंडिविजुअल आ गया, ये तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा ही बनेगा। अब आप देख लो, नॉमिनी ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड या फिर नॉमिनी ऑफ एक्स लिमिटेड, दोनों में से किसको आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है? मैम तीनों बन सकते हैं बिल्कुल। ये मिस्टर पी इंडिविजुअल, नॉमिनी ऑफ ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड एंड एक्स लिमिटेड, तीनों भी बन सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही इंडिविजुअल आ गया, भाई तू तो आ जा, तू तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन ही जाएगा। फिर नॉमिनी ऑफ आइदर दिस या दिस, इन दोनों में से देख लो। ओके मैम, अभी रेजिडेंसी की जो बात होती है, ये जो नॉमिनी है इसकी रेजिडेंसी देखेंगे ना, क्योंकि कंपनी की तो कोई रेजिडेंसी होगी नहीं। बिल्कुल सही सोच रहे हो। मिस्टर पी या फिर इन दोनों में से जो नॉमिनी है, दोनों में कोई तो भी एक इंडिया में रहना चाहिए। तो अगर रेजिडेंसी हम चेक कर रहे हैं तो नॉमिनी की रेजिडेंसी हम देखेंगे। ठीक है, अगर ये डाउट बाई चांस अगर आपके मन में आया हो तो आई थॉट कि इसको मैं एड्रेस कर दूं। तो हमने ये सिचुएशन देख ली जहां पर दोनों बॉडी कॉर्पोरेट से, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अच्छा एक इंडिविजुअल को हमने ले आए। अच्छा, नाउ अगेन एक काफी सिमिलर सिचुएशन लेकर आते हैं। मिस्टर एक्स एंड इंडिविजुअल तो पार्टनर है ही है, साथ में पी क्यू आर प्राइवेट लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ठीक है, तो मेरे ये वाले केस में एक इंडिविजुअल नॉर्मल पार्टनर है और दो बॉडी कॉर्पोरेट्स नॉमिनल नॉर्मल पार्टनर है। तो अब मुझे डेजिग्नेटेड पार्टनर चूज करना है। तो देखो भाई, जो इंडिविजुअल है वो तो आएगा ही आएगा,
अब इनमें से देख लो, तो नॉमिनी ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड को लेना है या फिर बी लिमिटेड के नॉमिनी को लेना है, वो आप देख लो। दोनों के भी नॉमिनी आ सकते हैं, तो मिनिमम की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में से कोई भी एक नॉमिनी ले लो। नहीं मैम, मेरे को तो दोनों के नॉमिनी और मिस्टर एक्स सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है, भाई वो आपकी मर्जी है फिर। सो नॉमिनी ऑफ आइदर ऑफ दीज बॉडी कॉर्पोरेट्स अलोंग विद मिस्टर एक्स कैन बिकम द डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, सारे हमने ले लिए। यस, तो दोनों, दो सिर्फ इंडिविजुअल है, दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सारे सिचुएशंस हमने यहाँ पर कवर कर लिए। ठीक है, ऑल राइट। डेजिग्नेटेड पार्टनर का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, देन वी विल डिस्कस दैट हु कैन बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, हाउ टू बिकम वन, वो सब देख लेते हैं। एवरी LLP shall have at least two designated partner। क्या है, हम इनको अलग से अपॉइंट करते हैं? नहीं, अलग से अपॉइंट नहीं करते हैं। जो हमारे नॉर्मल पार्टनर्स हैं ना, उन्हीं में से किसी दो को हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते। अच्छा, इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में इंडिविजुअल होना बहुत जरूरी है। यस, इंडिविजुअल। तो मैम अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो हमने अभी पढ़ा, वो अपना नॉमिनी अपॉइंट कर लेंगे एंड दैट नॉमिनी विल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। सो एटलीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो इंडिविजुअल्स हैं, and at least one of them shall be resident in India। resident मतलब क्या, हमने उसको डिफाइन भी किया, देखो आपके टेक्स्ट बुक में। resident means a person who has stayed in India for a period of at least 120 days during the financial year। designated partners shall be responsible for all the acts and matters required to be done by the LLP। जो जितने भी compliance related matters है, ये फाइल करना है, डॉक्यूमेंट फाइल करना है, रिटर्न फाइल करना है, स्टेटमेंट फाइल करनी है, जो भी compliance related matters है, वो ये designated partners का काम है। In case of LLP where all the partners are body corporate, अरे ये situation हमने पढ़ी थी, all are body corporate, कैसे चलेगा ना, only an individual can be designated partner। Then in that case, nominee of the body corporate shall act as designated partner। एक और सिचुएशन उन्होंने यहां पर ली है, one or more partners are individuals and body corporate। अच्छा, दोनों इंडिविजुअल भी है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है। then in that case, at least two individuals who are partners of LLP या फिर nominee of the body corporate shall act as designated partner। तो मैंने आपको बहुत सारे सिचुएशंस एग्जांपल्स देके समझा दिया था। इंडिविजुअल्स है, दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, एक इंडिविजुअल एक बॉडी कॉर्पोरेट है, अच्छा दोनों बॉडी कॉर्पोरेट है, फिर एक इंडिविजुअल आ गया, हमने सारे सिचुएशंस पढ़ लिए, एग्जांपल्स दिए हुए। देखो यहाँ पर तीन पार्टनर्स हैं, एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स और दो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, मेसर्स XYZ लिमिटेड एंड मेसर्स ABC। मेरे को दो ही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स फिलहाल चाहिए। तो इन दिस केस मिस्टर एक्स तो आएंगे ही आएंगे, वो तो इंडिविजुअल है, वो तो बनेंगे ही बनेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, एंड वन नॉमिनी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। LLP का नाम है SMY LLP। इट हैज थ्री पार्टनर्स, SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड एंड PNYI लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। अरे तीनों बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ, तो फिर इनके नॉमिनी बन जाएंगे। नॉमिनी ऑफ एनी टू बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। LLP का नाम है देखो, इंडियन हेलीकॉप्टर्स LLP हैविंग 5 पार्टनर्स। मिस्टर ए जो है वो एक नॉन रेजिडेंट है, हाँ ये एक बहुत ही हटके क्वेश्चन है। बी नॉन रेजिडेंट है, सी रेजिडेंट है, डी रेजिडेंट है एंड ई इज ऑल्सो रेजिडेंट। तो यहाँ पर तो दो मुझे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए, एक नॉन रेजिडेंट हुआ तो चलेगा लेकिन द अदर हैज टू बी अ रेजिडेंट। मैम मैंने ना दोनों नॉन रेजिडेंट को बना दिया डेजिग्नेटेड पार्टनर, नहीं चलेगा। सी, डी और ई में से किसी ना किसी एक को तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आपको बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट वन ऑफ देम टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। One of the designated partners should be out of C, D और E। They are resident, इनमें से कोई भी एक ले लो, आपकी मर्जी। कैसे बनेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर, पहले नोट में से डिस्कस कर लेते हैं और फिर बाद में टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे।
who shall be considered as designated partner. देखो आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ना, उसमें लिखा होगा डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम, तो उसको बना लो. चेक द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. If it specifies the name of designated partner, then that person will be considered as designated partner on incorporation. या फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ही लिखा है ईच पार्टनर शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम. क्या मतलब है इसका? मेरे एलएलपी में ए बी सी डी ई एफ ऐसे हो गए 4 5 6 पार्टनर्स हैं. इन लोगों ने एग्रीमेंट में ही लिख दिया है पहले 2 साल ए और बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनेंगे, अगले 2 साल सी और डी, उसके अगले 2 साल ई और एफ. इसका मतलब है फ्रॉम टाइम टू टाइम बारी बारी से हर पार्टनर कभी ना कभी तो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा. देन इन दैट केस ईच पार्टनर will be a designated partner from time to time. Then over here every partner shall be considered as designated partner. तो हर एक को कभी ना कभी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने का मौका जरूर मिलेगा. अब देखो ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, उसकी कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना. कुछ भी गड़बड़ हो गई तो उसको पेनल्टी लग जाएगी. ही विल बी रिस्पॉन्सिबल. तो आई विल नॉट वॉन्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो मैं बोलती हूँ भाई 2 साल मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम करूंगी, उसके बाद में किसी और को मौका दे दो. तो यहाँ पर बाय रोटेशन एवरी पार्टनर विल बी द डेजिग्नेटेड पार्ट. अच्छा, तो सबसे पहले वी विल चेक द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट. तो हमने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आरओसी के पास फाइल भी किया था, उसमें अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम लिखा है तो वो बनेगा. या फिर आप चेक कर सकते हो द एलएलपी एग्रीमेंट. अच्छा, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है नाम, तो अ पर्सन may either become or also cease to become LLP in accordance with the LLP, cease to become a DP in accordance with the LLP agreement. ऐसा भी लिखा हो सकता है that A, B, C, D, E और F, ये जो पार्टनर्स हैं, F will retire after 2 years. So he will cease to be a partner and he will also cease to be a designated partner after 2 years. तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हो और यू मे सीज टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट. तो 2 चीजें मैंने आपको यहां पर बताई हैं. या तो आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ही लिखा होगा कि कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है, नहीं पता चल रहा, देन यू कैन चेक द एलएलपी एग्रीमेंट. वहां पर लिखा होगा कि हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन है. ऐसा भी हो सकता है दैट एवरी पार्टनर इज द डेजिग्नेटेड पार्टनर, या फिर वो बारी बारी से फ्रॉम टाइम टू टाइम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनते जाएगा. So it is very important for us to go through these documents in order to understand who is the designated partner. Please pause the video and copy this in your notebook. What are the legal requirements of a designated partner? भाई मेरा मन किया और मैंने इसका नाम लिख दिया एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, नहीं चलेगा. जैसे हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था डायरेक्टर के लिए, मेरे मन में आया, मैंने लिख दिया मिस्टर मुकेश अंबानी इज द डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी, नहीं चलेगा. आरओसी भेजेगा, उसका कंसेंट लेकर आओ. हैज ही रियली एग्री टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी? सिमिलरली यहाँ पर भी हम वो डेजिग्नेटेड पार्टनर का कंसेंट लेते. क्या आपने उसको बताया कि वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंसेस? क्या उसने एग्री किया है टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर? उसका कंसेंट लेके आओ. फॉर्म 9 में उसका कंसेंट लेकर आओ. सो यू कैन नॉट जस्ट नेम एनीवन टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर. उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. डेजिग्नेटेड पार्टनर विल गिव प्रायर कंसेंट टू द एलएलपी दैट यस आई एग्री टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर. और मैंने आपको बताया कौन से फॉर्म में आएगा वो, फॉर्म 9. फॉर्म 9 में वो अपना कंसेंट देगा दैट यस आई एग्री टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. जैसे ही हमने वो डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट कर दिया, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर एलएलपी विल फाइल विद द आरओसी पर्टिकुलर्स, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ सच डेजिग्नेटेड पार्टनर. अभी आरओसी के साथ आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, तो आरओसी को तो एक बार बताना तो पड़ेगा ना कि देखो ये हमारे एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, आप इनके साथ कम्युनिकेशन करना. तो जैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर अपना कंसेंट दे देता है दैट यस आई एग्री, हम उसको अपॉइंट कर देंगे और अपॉइंटमेंट के 30 डेज के अंदर अंदर एलएलपी विल फाइल विद द आरओसी पर्टिकुलर्स, मींस डिटेल्स ऑफ designated partner. Each designated partner shall obtain a
DPIN, that is designated partner identification number, very similar to your director identification number. अब इसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है, वो थोड़ी देर में पढ़ते हैं. Yes, I have just written a small note for you that this identification is not required to be obtained by regular normal partners. मैम एक डाउट है यहाँ पर, एक डाउट है. आपने बताया था कि हर पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है अगर वो एग्री करें तो अगर हर पार्टनर कभी ना कभी डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा तो ये केस में तो एवरी पार्टनर विल हैव टू ऑब्टेन अ डीपिन. यहाँ पे तो कोई रेगुलर पार्टनर रहा ही नहीं ना फिर. एब्सोल्युटली राइट. तो अगर कोई पार्टनर टाइम टू टाइम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा तो उसमें हर पार्टनर के पास डीपिन होना जरूरी है. तो डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज रिक्वायर्ड ओनली बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एंड नॉट रेगुलर पार्टनर्स. ठीक है. अब मान लो कि मैं ऑलरेडी एक कंपनी में डायरेक्टर हूँ. ठीक है, मैं ऑलरेडी एक डायरेक्टर हूँ, मेरा दिन है. नाउ प्लीज नोट स्टूडेंट्स, जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिन बोलो या डीपिन, ये पर्सन स्पेसिफिक है. पर्सन स्पेसिफिक मतलब ये हर पर्सन को दिया जाता है. इट इज पर्सन स्पेसिफिक, इट्स नॉट कंपनी और LLP स्पेसिफिक. जैसे मैं हूं, मैं एक कंपनी में डायरेक्टर हूं, तो मेरा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो गया. अब मैं दूसरी कंपनी में जब डायरेक्टर बनूंगी तो मेरा कोई दूसरा डिन जनरेट नहीं होगा. आई विल यूज द सेम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर. तो दैट डिन विल रिमेन सेम बिकॉज इट इज पर्सन स्पेसिफिक. तो मैं जिधर भी डायरेक्टर हूं मेरा वही डीपिन आपको दिखाई देगा. अच्छा, कहाँ दिखाई देगा? आप MCA की वेबसाइट पे चले जाओ, mca.gov.in. वहां पर आप कोई भी पर्सन जैसे डायरेक्टर है उसका डिन डाल दो, आपको एक लिस्ट दिख जाएगी कि वो कौन से कंपनीज में डायरेक्टर है. अच्छा, अब ये जो डायरेक्टर है ये एक LLP में डेजिग्नेटेड पार्टनर है, तो क्या अब इसको अलग से डीपिन भी लेना पड़ेगा? नहीं नहीं. योर डिन विल एक्ट एज योर डीपिन. तो जब हम MCA की वेबसाइट पे उसका डिन एंटर करेंगे तो एक लिस्ट आ जाएगी ऑफ ऑल द कंपनीज वेयर ही इज अ डायरेक्टर एंड ऑल द LLPs वेयर ही इज द डेजिग्नेटेड पार्ट. हम गलती से वो पर्सन के पास डिन है और डीपिन भी है. पता नहीं गलती से हो गया होगा ऐसा. डिन है और डीपिन भी है तो उसका डीपिन कैंसल किया जाएगा. okay? So if the person has DIN as well as DPIN, then his DPIN will be cancelled and DIN will be used wherever he is a designated partner. तो जहां पर भी वो डेजिग्नेटेड पार्ट, कोई भी LLP में वो डेजिग्नेटेड पार्टनर है तो वहां पर उसका DIN ही यूज किया जाएगा. अच्छा मैम, उल्टा केस हो गया. पर्सन के पास डीपिन है, पहले वो डेजिग्नेटेड पार्टनर था इसीलिए उसके पास डीपिन है, बाद में 1-2 साल के बाद वो किसी कंपनी में डायरेक्टर बन गया, तो क्या अब उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा? नहीं. देन हिज डीपिन विल एक्ट एज डिन. इतना सब नहीं है आपको एग्जाम में, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज. तो हमने क्या पढ़ा कि जो डिन है या डीपिन है दैट इज पर्सन स्पेसिफिक, नॉट कंपनी और LLP स्पेसिफिक. अगर आपके पास ऑलरेडी डिन है तो फिर आपको अलग से डीपिन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास ऑलरेडी डीपिन है तो आपको डिन लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर डीपिन है तो डिन लेने की ज़रूरत नहीं है. दैट कैन एक्ट एज योर डिन. अच्छा, दोनों है, अगर आपके पास गलती से हो गया तो आपका डीपिन कैंसिल माना जाएगा. ठीक, तो दिस इज अबाउट डिन. नाउ ये जो डीपिन है कैसे ऑब्टेन करते हैं, क्या प्रोसीजर है? LLP एक्ट में कुछ नहीं लिखा. LLP एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट में हमने ऑलरेडी प्रोसीजर लिखा हुआ है, डिन कैसे ऑब्टेन करना है वही सेम यूज कर लो. हम कंपनीज एक्ट कहाँ से आ गया, हम तो LLP एक्ट पढ़ रहे हैं. अरे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कोई भी टर्म को अगर डिफाइन नहीं किया गया है या मुझे लगता है कि यार इसके प्रोविजन तो कंपनीज एक्ट में है तो हम बोलेंगे भाई वहीं से रिफर कर लो. तो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट में ऑल्सो अप्लाई टू LLP
wherever specified. तो यहाँ पर specify किया हुआ है. Provisions of section 153 to 159 of the Companies Act shall apply mutatis mutandis. What is the meaning of this Latin phrase? With consideration of the respective differences. मतलब जब हम कंपनीज एक्ट में दिन कैसे ऑब्टेन करते हैं वो प्रोसीजर अभी, अच्छा हाँ, सेक्शन 153 से लेकर 159 ये आपको प्रोसीजर बताता है फॉर दिन. प्रोसीजर के बदले प्रोविजंस लिख दो. ये आपको प्रोविजंस बताता है टू ऑब्टेन दिन. म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब है जब हम यही कंपनीज एक्ट के प्रोविजन जब एलएलपी में अप्लाई करेंगे तो हम जहां डायरेक्टर डायरेक्टर वर्ड यूज किया है उसके बदले डेजिग्नेटेड पार्टनर वर्ड यूज कर लेंगे. जहां पर कंपनी वर्ड यूज किया है उसके बदले हम एलएलपी को यूज करेंगे. तो जो भी रिस्पेक्टिव डिफरेंसेस है उनको आप चेंज करते हुए एलएलपी को अप्लाई कर दो. तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मीनिंग होता है कि बाय मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस. तो जहां पर कंपनीज एक्ट में जो जो प्रोविजन सेक्शन 153 टू 159 हम फॉलो करें वहां पर ऑब्वियसली डायरेक्टर वर्ड यूज किया रहेगा, कंपनी वर्ड यूज किया रहेगा. तो उसके बदले यहाँ पर हम डेजिग्नेटेड पार्टनर वर्ड यूज कर लेंगे, एलएलपी यूज कर लेंगे. सो वी विल गिव रिगार्ड टू द और वी विल कंसिडर द नेसेसरी रिस्पेक्टिव डिफरेंसेस. तो ये थे हमारे लीगल रिक्वायरमेंट्स. आई होप कि आपने ये लिखा है, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लो. लेट अस आल्सो रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. तो वी कैन बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज, या फिर आप एलएलपी अग्रीमेंट देख लो. अगर एक इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है तो वो अपना प्रायर कंसेंट देगा इन फॉर्म 9. एलएलपी 30 डेज के अंदर अंदर ये फाइल कर देगी विद आरओसी गिविंग ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ दैट इंडिविजुअल. हमें एक डीपिन लेना पड़ेगा. जो भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में है विद रिगार्ड्स टू डिन वही सेम प्रोविजंस हम अप्लाई करेंगे फॉर डीपिन. म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मींस विद नेसेसरी चेंजेस. तो जहां पर डायरेक्टर वर्ड यूज किया उसके बदले में हम डेजिग्नेटेड पार्टनर वर्ड यूज करेंगे, और जहां पर कंपनीज एक्ट वर्ड यूज किया वहां पर उसके बदले में हम एलएलपी वर्ड यूज करेंगे. डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम क्या है? ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्ट्स एंड मैटर्स रिलेटेड टू द एलएलपी. अगर कोई भी गड़बड़ हो गई तो उसी को पेनल्टी लगाई जाएगी. ये मैंने आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में थोड़े और सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया, वो रेफर करोगे तो चलेगा, इसको आप इग्नोर कर सकते हो. चेंजेस इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर. अरे भाई डेजिग्नेटेड पार्टनर डाइज, रिटायर्स, इनसेन हो गया, तो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना कि भाई अभी ये ही इज नो लॉन्गर अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. आपके साथ कंप्लायंसेस कम्युनिकेशन कौन करेगा, हमें बताना पड़ेगा. चेंजेस इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 9 क्या बोलता है? अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर, मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफ ही डाइज, ही रिटायर्स, ही बिकम्स इनसेन, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. Within 30 days of this vacancy, LLP will appoint another designated partner, and within 30 days of his appointment, LLP will file with the ROC particulars of the new designated partner. कितने सिंपल तरीके से मैंने इसको एक पूरे फ्लो चार्ट में बना दिया आपके लिए. यही तो सेंटेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. कैसे? देखो, designated partner either dies, retires or becomes insane, a vacancy is created. Within 30 days of vacancy, कहाँ से 30 days कैलकुलेट करेंगे? vacancy create होने से 30 days के अंदर अंदर LLP will appoint another designated partner. जैसे ही हमने अपॉइंटमेंट कर दी उसके 30 days के अंदर अंदर LLP will file with the ROC the particulars of new designated partner along with his consent. फॉर्म 9 सेम है. फॉर्म 9 में उसका कंसेंट लेंगे, वो भी फाइल कर देंगे. अगर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर है ही नहीं, या फिर एक ही डेजिग्नेटेड पार्टनर है, ऑल द पार्टनर्स विल बी कंसिडर्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर. सबको मान लिया जाएगा. ये तो हमने पढ़ लिया. तो ये वाला जो प्रोसीजर है इसको कॉपी कर लो. ओके ये पूरा मैंने यहाँ पर आपको चार्ट में लिख दिया है. आई डोंट थिंक वी नीड टू रीड दिस. ओके तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था, सॉरी ये जो पार्टनर एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर का वो खत्म हुआ. मेरा गला बहुत ही सूख रहा है. आई एम वाइंडिंग अप इमीडिएटली. आई जस्ट हैव ग्लास ऑफ वाटर. आप इसको एक बार फिर से रीड करना.
नोट्स जो हैं हमने बनाए हैं उसको फिर से लिखना, फिर नोटबुक बंद करके वापस से उसको लिखने की कोशिश करना, देखना बाय हार्ट हो जाएगा। विल यू डू दैट एक्सरसाइज? आज का आपका ये होमवर्क है। डेजिग्नेटेड पार्टनर का जो जो नोट्स है वो आपको लर्न करने हैं। करोगे? यस। चलो इसके साथ हमारा सेशन कंप्लीट करते हैं, अगली बार मिलेंगे। बाय बाय।